अस्सलाम वालेकुम। डीएनए में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ इकरा हारिस। खुदा करके कौमी असम्बली का इजलास हुआ और वो भी हंगामा आराई की नज़र हो गया। बहुत से इशूज़ पर अपोजिशन ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया हुकूमत को, और सबसे बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई कि पंजाब को 3 या 2 सूबों में तकसीम करने के लिए कौमी असम्बली में ये मामला फिर से उठा। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुजवजा बिल पेश किया गया, लेकिन तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी सूबे को 2 हिस्सों में तकसीम करने पर जो है वो एक पेज पर नजर आ रही है। अहम बात यह है कि तारिक बशीर चीमा साहब ये कहते हैं कि हमें तख्ते लाहौर के बाद अब तख्ते मुल्तान के गुलाम नहीं बनना, सेक्रेटेरिएट बनाना चाहते हैं तो 2 बना दीजिए। इस पर भी बात होती रही। दूसरी जानिब कौमी असम्बली में वजीर आजम को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि वजीर आजम तनख्वाह तो लेते हैं लेकिन गोश्त वजीर आजम है, उन्हें चाहिए कि ऐवान में आए और हर मसले पर आकर अवाम को है वो जवाब दें। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि अगर वो अंग्रेजी में तकरीर करते हैं तो डेस्क पर जाते हैं, उर्दू में करते हैं तो हंगामा बर्पा हो जाता है। और पॉलिसीज को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। वजीर आजम इमरान खान जो कि ईरान के हालिया दौरे पे कुछ ऐसी बातें कहकर आए जिस पर ऑपोजिशन भड़क उठी। ऑपोजिशन ने कहा कि ईरान के ऊपर जाके मुतनाज़ा बयान जो वजीर आजम ने दिया है उससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगह हसाई हुई है। ये भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर का जो बयान है वो पाकिस्तान को बैकफुट पर भेजने के मुतरादिफ है। हुरम दस्तगीर साहब ने यह कहा। साथ ही साथ नया पाकिस्तान तो बना नहीं लेकिन नया नक्शा दुनिया का जरूर बन गया है। वजीर आजम इमरान खान ने जर्मनी और जापान को हमसाया करार दे दिया। और इसके बाद सोशल मीडिया पर जो हो रहा है और जितनी तनकीद की जा रही है, बिलावल ये कहते हैं कि ऑक्सफोर्ड पे आप पढ़ते हैं और खेल की बुनियाद पर आपको दाखिला दिया जाता है तो फिर ऐसा ही होगा और ऐसे ही दुनिया के नक्शे तब्दील भी होते रहेंगे और ये इंतहाई अफसोसनाक है। शीरी मजारी कहती है कि तोड़ मरोड़ कर बयान को उनके पेश किया जा रहा है। अब हकीकत क्या है और क्या वाकई मुल्क का दुनिया का जो जोग्राफिया है वो तब्दील हो गया है, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे पंजाब के सूबे की गवर्नेंस पे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी क्या है, कितनों को उस पर एतमाद है, ये सूबा किस तरह चल रहा है, कितने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात है, ये तो सबके सामने ही है। लेकिन ये भी एक पहला ही मौका है कि ऑपोजिशन की जानिब से भी ऐसा लग रहा है कि वो भी हाथ पर हाथ रखे हुए सिर्फ तमाशा देख रही हैं। लेकिन गवर्नर पंजाब के लिए भी है वो काफ़ी मुश्किल वक्त आगे नज़र आता है। काफ लीग ने पूरा अपना जो एतमाद का वज़न है वो उस्मान बुज़दार के पलड़े में डाल रखा है और अगर उसे हटाती है तहरीक इंसाफ उस्मान बुज़दार साहब को तो शायद उन्हें मुस्लिम लीग काफ की नाराजगी भी मोल लेना पड़े। और गवर्नर पंजाब की जो अहम मुलाकातें हो रही हैं, पंजाब के लिए आगे होने क्या जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। हम बात करेंगे सिंध में उस नकल माफिया की जिसमें लाखों बच्चों के मुस्तकबिल को जो है वो दाव पर लगाया हुआ है। और अफसोसनाक बात यह है कि लग ऐसा रहा है कि इंटर बोर्ड की जो इंतज़ामिया है, जो वीडियो लीक हुई है उसके बाद जो बातें मंजरेआम पर आ रही है वो नहायत अफसोसनाक है कि जैसे इंतज़ामिया भी इस पूरे माफिया के अंदर शामिल है और एक मुनज़्ज़म तरीके से जो है ये अमल करवाया जा रहा है। आखिर सिंध हुकूमत इस पर कर क्या रही है, महकमा तालीम क्या कार्रवाई कर रहा है, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मसला क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। और पोलियो मुहिम को मुल्क भर में सबूताश करने के लिए जो पेशावर में कल ड्रामा किया गया, उस जाली वीडियो ने भी इस साजिश का भांडा फोड़ दिया है, उस पर भी अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले बात होगी पंजाब की तकसीम किस तरह चाहिए, कौन सी जमात है जो वाकई चाहती है कि पंजाब के सूबे को 2 हिस्सों में बंट जाना चाहिए। खुशनूद अली खान साहब सीनियर तज्ज़ाकार हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पहले बात करेंगे। खुशनूद साहब, नून लीग ने तो ये बिल पेश कर दिया लेकिन तारिक बशीर साहब कहते हैं कि तख्ते लाहौर के तो गुलाम रहे लेकिन तख्ते मुल्तान की नहीं रहना चाहते। आखिर चाहते क्या है ये जमातें और आखिर होना क्या चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगनत दरूद व सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनकी आल पर और उनकी औलाद पर। देखिए, तारिक बशीर चीमा साहब जो कह रहे हैं हकीकत वही है कि मुल्तान भी एक तख्त था और उसमें वो सारी आदतें मौजूद हैं और सारी खुसूसियात मौजूद हैं, वहाँ के रवैयों में, वहाँ के लोगों में, वहाँ के हुक्मरानों में, वहाँ के नुमाइंदों में जो तख्ते लाहौर के ख़िलाफ़ बोली जाती हैं। लेकिन अब इसमें एक और बात मैं ऐड करूँ। देखिए, वो तारीख़ी बात कर रहे हैं। जब रियासत बहावलपुर एक इंडिपेंडेंट एंटिटी थी और रियासत बहावलपुर से वादा किया गया था कि आपकी ये एंटिटी जो है उसको नहीं बदला जाएगा। मसलन हमारे सूबे थे तो उसको सूबा बहावलपुर होना चाहिए था। ये बात हमें याद दिला रहे हैं जनाब तारिक बशीर चीमा कि आप उस एंटिटी को बहाल कर दें
वो पूरी एक रियासत थी, रियासत है, उसमें कोई नई लकीरें खींचने या नए इलाके शामिल करने की जरूरत नहीं है। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि अगर ये महरूमी है तो फिर महरूमी में हमारे पास तो रेगिस्तान भी है, हमारे पास तो एक तरह का एक नया चोलिस्तान है। तो आप जो है अगर उसे तरक्की देना है जनूबी पंजाब को, तो उसके लिए मरकज आप बहावलपुर को बनाएं, आप मुल्तान को ना बनाएं। अब सेक्रेटेरिएट की बात है तो कोई बुरी बात नहीं, वो कहते हैं एक के बजाय 2 सेक्रेटेरिएट बना दे। देखिए थोड़ा अमला हो जाएगा ना, अगर आप बहावलपुर जाएंगे, बहावलपुर की चीजें रियासत की जो पुरानी थी आप वहां दे देंगे तो आपको मुल्तान में थोड़े लोग चाहिए होंगे, लिहाजा जो स्टाफ की स्ट्रेंथ है वो आप तकसीम। ये 3 जमातें जो इस पे बात कर रही हैं, नून लीग ने भी बिल दे दिया। इलेक्शन से पहले जिस तरह इस तहरीक ही कहा जाएगा, जिस तरह तहरीक इंसाफ की जानिब से परसू किया गया, लोगों को अपने साथ मिलाया गया, इन तीनों जमातों में से आपको ज्यादा नीयत किसकी ठीक नजर आती है? पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी जो है वो नियतन इस तरफ थी नहीं। उन्होंने इलेक्शन से पहले जो यूसुफ रजा गिलानी को वहां से वजीर आजम बनाया गया था, उसकी वजह यही थी कि जनूबी पंजाब जो है वहां एक जाते जाते आपको एक बात बता दूं, इस वक्त हमारे मुल्क में दहशतगर्दी का जो एलिमेंट है उसमें जो लोग भारत में तरबियत लेकर आए हैं उनमें एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो जनूबी पंजाब से है। वो देखे ना, इंडिया जिसका इल्ज़ाम लगाता है वो भी तो जनूबी पंजाब से है कि फलां ने ये काम किया और फलां ने ये अब जो है कश्मीर में तखरीबकारी की। लिहाजा हमें उन्हें काम लगाना चाहिए और उनके जायज़ हकूक़ को नहीं देने चाहिए। वहाँ असल में है सरमायादारी और जागीरदारी का निज़ाम, और वहाँ बड़े बड़े सरमायादार हैं, बड़े बड़े जागीरदार हैं। वहाँ आम आदमी जो है उसका रंग ही मुख्तलिफ है। अगर आप उसे लेंगे तो उसका रंग ही मुख्तलिफ है, उसकी आदतें मुख्तलिफ हैं, उसका रहन सहन मुख्तलिफ है, और जागीरदारों और सरमायादारों का मुख्तलिफ है। लिहाजा इमरान खान भी जो बात कह रहे हैं, जो उन्होंने ईरान में कही, आपने कहा कि उन्होंने वहाँ कुछ बातें की, लोगों को इस पर एतराज़ है। असल में जिसको उसका चेहरा दिखाया जाए तो वो अपना असल चेहरा देखना नहीं चाहता, वो चाहता है उसमें मेकअप हो, अच्छा लगे, खूबसूरत लगे। बेसिक बात यह है कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा इनकलाब ईरान से पहले ईरान में 2 तबके थे, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। अब वो ये कह रहे हैं कि पंजाब में आप जो है वो तबकाती जंग को कम करें और नीचे वाले को ऊपर लाएं। ठीक है, इसलिए इमरान खान भी कुछ बुरा नहीं कह रहा, लेकिन ये बुनियादी तौर पर बेबी है पीपल्स पार्टी का, और पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेफाक करती है नून लीग, इस पर मुत्तफिक है। ठीक है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे शौकत बसरा साहब, भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। शौकत बसरा साहब, वफाकी वजीर हाउसिंग है तारिक बशीर चीमा साहब बिल की हिमायत कर रहे हैं और कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि तख्ते लाहौर के बाद तख्ते मुल्तान भुगतना पड़े। तहरीक इंसाफ क्या चाहती है? कौन से बिल की हिमायत करें, जरा वाज़ेह कर दीजिएगा। कि वो कहते हैं कि पंजाब को 3 सूबों में तकसीम करने का जो मामला है वो कौमी असम्बली में आज फिर उठा है। राना सनाउल्लाह की जानिब से जो है वो ये बिल पेश किया गया और इसकी हिमायत कर रहे हैं वो। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि तारिक चीमा साहब का पहले दिन से स्टांस ये है कि बहावलपुर जो है उसको अलग सूबा बनाया जाए, क्योंकि बहावलपुर एक स्टेट थी इकरा और उसको मर्ज किया था वहाँ के नवाब साहब ने, तो उनका ये एक इशू है। दूसरा था कि मुल्तान को अलग बनाया जाए। अभी मैं ये समझता हूँ कि ये जो 3 सूबों वाली बात है ना, वायबल नहीं है। हमने देखना यह है कि एट द मोमेंट हमने जो कमिट किया था, जनूबी पंजाब में बहुत सारी महरूमियाँ हैं। मुझे अभी तक याद है कि जब मखदूम अहमद महमूद साहब ने पहली दफ़ा पंजाब असम्बली में टेबल की करारदाद, और वो करारदाद यही थी कि जी बहावलपुर को अलग सूबा बनाया जाए, मुल्तान को अलग सूबा बनाया जाए, और वो करारदाद मुतफिका तौर पे पास हुई। वो उस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी के पास चूँकि ये इसकी लेजिस्लेशन एक तरीका कार है, वहाँ से मंजूर होनी थी नेशनल असम्बली से। नेशनल असम्बली में मेजॉरिटी थी नून लीग की, उन्होंने नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने उसको टेबल कर दिया सेनेट में, और सेनेट से वो पास हो गई। लेकिन उस जब तक नेशनल असम्बली से पास ना होती तो वो बिल बन नहीं सकता था। अब मैं समझता हूँ कि जब हमने ऐलान किया हुआ है कि बजट सेशन के बाद हम सेक्रेटेरिएट बना देंगे वहाँ पर जनूबी पंजाब का, वहाँ पर तमाम मामला जो है
जो डील होंगे जनूबी पंजाब के वो सेक्रेटेरिएट से डील होंगे। मिसाल के तौर पे वहाँ पर एक एडिशनल आईजी दिया जाएगा, वहाँ पर एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दिया जाएगा, वहाँ पर तमाम के तमाम डिपार्टमेंट्स, वो सादकाबाद से आदमी चले, वो मरोड से चले, वो भावल नगर से चले, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए उसको लाहौर नहीं आना पड़ेगा। अच्छा। इवन जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का है एक मेंबर, उसको भी वहाँ पे लगाया जाएगा। सिर्फ उसमें पल्सेस कमीशन रह जाएगा। पल्सेस कमीशन के लिए हम लेजिस्लेशन करने जा रहे हैं ताकि पल्सेस कमीशन भी अलग हो जनूबी पंजाब का। तो इसमें जो आज तारक चीमा साहब कर रहे हैं, तारक चीमा साहब का मौक़िफ़ बहुत क्लियर है। वो हमारे हमायती हैं, हमारे इत्तेहादी हैं, काफ लीग जो है, वो ये कहते हैं कि आप बेशक 10 सूबे बनाएं, 6 सूबे बनाएं, आप अगर पूरी उनकी तकरीर निकाल लें, आपको वो सुनेंगे, वो यही कहेंगे कि बहावलपुर को अलग सूबा बनाएं। ठीक है, अभी देख लेते हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं कि तारिक बशीर चीमा साहब ने कहा क्या और राना सनाउल्लाह ने इस हवाले से क्या कहा, पहले ये देखते हैं। सिवान से दरखास्त है, तख्ते लाहौर के बाद हमें तख्ते, गुजारिश ये है कि मैं मलिक आमिर डोगर साहब की बात से भी 100% इत्तफाक करता हूँ कि तख्ते लाहौर के हमने बहुत जूते खाए, बड़े जुल्म बर्दाश्त किए हैं। खुदारा मेरी सिवान से दरखास्त है, तख्ते लाहौर के बाद हमें तख्ते खुदा के लिए एक एक फैमिली बताएं मुल्तान की, डीजी खां की, जिसने इस पूरे मुल्क पर हुकूमत नहीं की। अगर ये जनूबी पंजाब के मामलात बेहतर नहीं कर सके, महरूमियां खत्म नहीं कर सके, तो हमें किस जुर्म की सजा मिलने जा रही है? ठीक है, तो वो कहते हैं कि हमें महरूमियां अगर ये ख़त्म नहीं कर सकते तो हमें सूबा नहीं चाहिए, सेक्रेटेरिएट बेशक बना दें। तो तरीके इंसाफ अब सेक्रेटेरिएट के ऊपर ही चलेगी या वाकई अब सूबा बनाएंगे? देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ कि सूबा बनाना कोई ऐसे तो हमने हवा में तो नहीं बना देना। तमाम स्टेक होल्डर्स को इकरा उसमें इत्माद में लेना है। इत्माद के लेने के बाद उसके कायनी तरीका है, हम उसको टेबल करेंगे नेशनल असम्बली में, नेशनल असम्बली से वो सेनेट में जाएगी। अच्छा, अब जो हम सेक्रेटरी बनाने जा रहे हैं, आपने तारिक चीमा साहब का मौक़िफ़ सुन लिया। हमारा मौक़िफ़ अभी ये है कि अगर हम सूबा अभी एट द मोमेंट नहीं बना सकते, जो कि तहरीक इंसाफ ने कमिट किया था, एटलीस्ट हम लोगों की सहूलत के लिए अभी जो इमीडिएट स्टेप है वो क्या है, वो है सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट बनने जा रहा है। तारिक बशीर चीमा साहब का मौक़िफ़ हमारे मौक़िफ़ के साथ है, लेकिन सिर्फ वहाँ पे हम क्या कहते हैं कि जनूबी, हम कहते हैं कि जनूबी पंजाब का एक सूबा हो। तारिक बशीर चीमा साहब कहते हैं कि आप बहावल बना दें, उनका मौक़िफ़ हमारे साथ, लेकिन इंशाल्लाह हमारे डायलॉग उनके साथ चल रहे हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं, चीजें सब तय हो गई। साहब हमें ज्वाइन किया मोहम्मद अली दुरानी साहब ने भी, उनसे पहले उनका मौक़िफ़ लेने। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब आपके वक्त का। जो तारिक बशीर चीमा साहब कहते हैं कि सेक्रेटेरिएट बना दिया जाए, तख्ते लाहौर के बाद तख्ते मुल्तान की हम नहीं चाहते गुलामी करना, असल में होना क्या चाहिए? नून लीग ने तो आज करारदाद पेश कर दी, पीपल्स पार्टी भी 2 सूबों की हामी है, तहरीक इंसाफ ने उसकी हिमायत कर दी है, अवाम वहाँ की क्या चाहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, अवाम का जो एक फीलिंग है वो तो पहले ही 2012 में पंजाब असम्बली की मुत्तफिका करारदादों की शक्ल में पार्लियामेंट में पड़ी और वो उसके अंदर सूबाई असम्बली के किसी भी मेंबर ने उससे इख्तिलाफ नहीं किया हुआ, और जब तक पार्लियामेंट उसको डिस्पोज नहीं करती, उसके बारे में कोई फैसला नहीं लेती, उस वक्त तक उस खित्ते के अवाम का सेंटिमेंट वही है कि वो बहावलपुर सूबा भी चाहते हैं और वो जनूबी पंजाब सूबा भी चाहते हैं। ये वहाँ के अवाम का सेंटिमेंट है। बाकी सियासत है जी, वो जितनी मर्जी कर लें इस इशू के ऊपर, और वही हो रही है इस वक्त। जब जीत जाते हैं उस वक्त और मौक़िफ़ हो जाता है, जब इलेक्शन लड़ना होता है उस वक्त और मौक़िफ़ हो जाता है। जब सूबाई असम्बली में करारदाद हुई थी, पीपल्स पार्टी ने, एन ने, तमाम पार्टियों ने उसको मुतफिका तौर पे सपोर्ट किया था 2012 में। जब वही जब गई कौमी असम्बली में और पार्लियामेंट में, तो वहाँ फिर तकसीम हो गया आपस में। तो मसला ये है कि उस इलाके के जो वडेरे हैं और जो जागीरदार हैं वो नहीं चाहते कि कोई नया सूबा बने। उन्हें पंजाब के अंदर हिस्सा मिल जाता है, मरकज में हिस्सा मिल जाता है, वो हिस्सा ले लेते हैं। वहाँ के अवाम पहले भी उसी गड़े में पड़े हुए शुगर मिलों के मालिक हैं जो सारी तहरीकों को चला रहे हैं। वो अपनी मर्जी से अपने लिए मुरादें भी ले लेते हैं और अपने मफादात भी ले लेते हैं। वहाँ के अवाम उसी तरह गरीब हैं, उसी तरह रुले हुए हैं
और अभी भी रुले रहेंगे। अभी भी आप देख लें कि तकसीम है, एक पार्टी इधर मिलती है, दूसरी उधर तो मिल ये जाती तो है। पीटीआई के जो जनूबी पंजाब के हैं वहाँ के रहनुमा है, उनके अंदर भी धड़ेबाजी है। वो कहते हैं कि तख्ते मुल्तान है, फिर बहावलपुर है, तो फिर क्या मामले इस तरह सेक्रेटेरिएट के तहत ही चलते रहने चाहिए या फिर ये मामला किसी एक मुतफ़िका पॉइंट पर आकर हल होता आपको नजर आता है? देखिए, जहाँ तक सेक्रेटेरिएट का ताल्लुक है, सेक्रेटेरिएट तो कोई मसले का हल नहीं है, वो तो को लंबा करने का एक तरीका है। जो काम अभी 1 महीने में होता है वो 1 महीने में नहीं होता, वो 2 महीने में नहीं होता तो अभी कोई काम नहीं है। नौकरियां वहाँ के लोगों को मिलती नहीं है और आइंदा भी नहीं मिलेंगी, वो उनका बेचारों की किस्मत है। खते गुर्बत से नीचे वो रहते हैं, वो आइंदा भी रहते रहेंगे। हाँ, वहाँ शुगर मिलें लगती रहेंगी। मियाँ साहब के जमाने में भी यहाँ से 2 शुगर मिलें थी, 3 वहाँ और शिफ्ट हो गई, अभी भी वहाँ पे वो चल रही है। गरीब पिस रहा है और वडेरों के माल बन रहे हैं। और बाकी ये जो सियासत है, इसमें कहीं भी कोई सीरियसनेस मुझे नजर नहीं आती। और वो सीरियसनेस ना होने का वजह यही है कि हम चाहते नहीं है कि हम किसी बहावलपुर सूबे बनने के रास्ते में रुकावट ये है कि बहावलपुर एक मिडिल क्लास का इलाका है और उस इलाके का अगर सूबा बन जाता है तो वो पाकिस्तान का पहला मिडिल क्लास का सूबा होगा। इसी तरह अगर जनूबी पंजाब सूबा बनता है तो डेरा गाजी खान के गरीबों का कोई भला हो जाएगा, वहाँ के बड़े शायद वो भी नहीं चाहते। तो आप समझते हैं कि फिर इस तरह 3 सूबे बन जाने चाहिए? पीपल्स पार्टी तो 2 सूबों पर मुत्तफिक है। ये 2 जो है ना कि बुनियादी तौर पे जो बुनियादी कौमी सूबाई असम्बली का मुतालबा, मुत्तफिका मुतालबा और जो आईनी तौर पर इस वक्त भी पार्लियामेंट के सर पे खड़ा हुआ मुतालबा है, वो ये है कि बहावलपुर सूबा बहाल किया जाए और जनूबी पंजाब सूबा बनाया जाए। ठीक है। ये जब तक मुतालबा पूरा नहीं होता तो इसका मतलब है ना आईन है, ना कानून है, ना असूल है, ना ज़ाब्ता है, सियासत है और वो हो रही है। ठीक है, यानी आपको लगता है कि सियासत हो रही है और इस पर कुछ हल नहीं निकल रहा। मोहम्मद अली दुनानी साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। होना तो वही चाहिए जो अवाम है और जो सही तरीका है कि जिस तरह सूबों को जिस तरह तकसीम किया जाए और अगर तमाम जमातें, शौकत बशर साहब ने भी कहा कि मुत्तफिक होकर इस मसले का हल निकाले तो ज़्यादा बेहतर है। कुछ मजीद इशूज़ भी आगे प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी भी खूब बरसे और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म तनख्वाह तो लेते हैं लेकिन गोस्ट मुलाजिम है। कहा क्या उन्होंने, पहले ये देख लेते हैं। अगर नेशनल असेंबली सेशन इतना महंगा है तो फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लीडर ऑफ द हाउस मौजूद होगा, अपना सैलरी लेता है और आज तक गोस्ट एम्प्लॉई बना फिरता है, आता ही नहीं है। उनको हर सेशन में आना चाहिए, खुद जवाब देना चाहिए। और हम कौन सा एहतजाज कर रहे थे? कल हुकूमत एहतजाज कर रहा है। हुकूमत का काम करना है होता है और अपोजिशन का काम होता है कि हम एहतजाज करें। सर वो हमारा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। जब मैं अंग्रेज़ी में बात करता हूँ तो ये तो डेस्क थंपिंग करता है, जब मैं उर्दू में बात करता हूँ उनका चीखे निकलते हैं। सर वो वज़रा जिनके कलअदम तंजीमों के साथ रवाबित हैं, एजाज शाह का कल आपने नाम भी लिया, उनको अगर नहीं हटाया जाता तो फिर पीपल्स पार्टी की क्या स्ट्रेटजी होगी? देखो, ये हम पार्टी के अंदर मशवरा करके फैसला करेंगे, लेकिन जो इस बार हुकूमत ने अपने वफाकी काबीना में 1 से ज़्यादा शख्स ऐसा लगाया है जिनका हिस्ट्री है, जिनका एक कंट्रोवर्शियल मुतनाज़ा हिस्ट्री है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के मफाद में, पाकिस्तान की हुकूमत में के मफाद में ये है कि वो जो शख्स मुतनाज़ा है, जिनके तो मुतनाज़े कौन है, किसको जाना चाहिए, इसका फैसला तो खान साहब ने ही करना है। लेकिन अगर पंजाब की बात कर लें तो इसके तर्ज़ हुक्मरानी पे तो पहले दिन से ही बहुत सवाल उठ रहे हैं। बुज़दार साहब चल नहीं पा रहे या चलाए नहीं जा रहे, लेकिन बात अब ये है कि मुस्लिम लीग काफ ने भी अपनी तमाम एतमाद का जो वज़न है वो भी उनके पलड़े में डाल दिया है। और मुश्किलात ये है कि अगर उन्हें हटा दिया जाए तो काफ लीग नाराज़ होती है और अगर नहीं हटाते तो पीटीआई का जो वोट बैंक है वो भी खासा मुतासर होता है। लेकिन गवर्नेंस का बुरा हाल है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से लेके चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो सेहत हो, चाहे पुलिस का डिपार्टमेंट हो, बराह रास्त जो है वहाँ पर अहकामात भी नहीं माने जाते और इसका शिकवा पीटीआई के रुकन भी करते नजर आते हैं खान साहब से। सबसे पहले खुशनूद साहब, मैं आपकी जानिब चाहूँगी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, खबरें ये भी आ रही हैं कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अहम करने वाले हैं, वो भी इस तरह का शिकार हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार शायद इत्मीनान में है क्योंकि अब लगता है ऐसे ही है कि शायद पीटीआई के पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर हटाते हैं तो काफ लीग नाराज हो जाती है। देखें, गवर्नर साहब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वजाहतें करेंगे और वो बेल आखिर चले जाएंगे। मेरा सवाल है
वो मिलने आए थे इमरान खान को और नईमुल हक को मिलके चले गए। इसका मतलब यह है कि खान साहब उनसे इतने नाराज हैं कि वो उनसे मिलना नहीं चाहते थे। फिर वो वापस गए और दुनिया बदल गई और वो सीएम को मिलने चले गए। फिर दुनिया बदल गई, उन दोनों ने मिलकर तय किया कि अब खाना दे देना चाहिए। वो अरकान असम्बली जो पहले याद नहीं आते थे, अब उनसे प्यार किया जा रहा है, अब उनके लिए खाने किए जा रहे हैं। जो जहांगीर तरीन हैं वो अब पंजाब बैठे हैं। मोहसिन लगारी, ये जो अभी हम जनूबी पंजाब की बात कर रहे थे और बावलपुर की, ये ज़हन में रखिएगा, मोहसिन लगारी मिले हैं सीएम से, सीएम बुज़दार से। अच्छा। असल तो जनूबी पंजाब या डेरा गाजी खान उनका है ना, तो जरा इसको समझने की बात है। और फिर जो गवर्नर हैं वो एक इंटरव्यू में कहते हैं, अरेंज कराते हैं इंटरव्यू, और उसमें कहते हैं कि हम कोई छोले तो नहीं बेच रहे ना, कि अगर जहांगीर तरीन ने सारा कुछ करना है तो हम किस लिए। देखिए ये सारी बातें हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि गवर्नर साहब की जो है वो छुट्टी हो जाएगी और उनके दरवाजे बंद हैं। मुस्लिम लीग नून वो छोड़ आए हैं, पीपल्स पार्टी उन्हें लेगी नहीं, लिहाजा अब उन्होंने वापस जाना है। और फिर मैं आपको कहता हूं कि आखिर क्या प्रॉब्लम आ गया था कि वो मुल्क से बाहर थे, उन्हें बुला लिया गया। हुआ क्या है, एजेंसियों ने रिपोर्ट दी है कि गवर्नर सरवर इनकलाब ला रहे हैं, लिहाजा उनका इनकलाब जो है एक गिची उनके मरोड़ दी गई, उन्हें वापस बुला लिया गया। और वापस बुला के वो इनकलाब जो वो बुज़दार के खिलाफ ला रहे थे, ठीक है, वो उनके गले पड़ गया है और एजेंसियों ने सब कुछ बता दिया पीएम को। लेकिन मैं आपको एक और बात कह रहा हूं, सिर्फ गवर्नर सरवर नहीं जाएंगे, उस्मान बुज़दार उनके साथ जाएंगे। तो फिर सर काफ लीग का क्या होगा? वो तो पूरा एतमाद और पूरा भरोसा किए बैठी है, आखिर उनका भी काम निकल रहे हैं। मुझे याद आ गया, आप एक सेकंड, आपने काफ लीग की बात की है, काफ लीग उनके साथ नहीं है। मजानियां बहना हुनिया ने वो मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। और ये जो चौधरी निसार वाली थ्योरी है, ये कौन लोग हैं जिस पे इतने खौफजदा हो गए? एजेंसियों ने इस पे बताया होगा ना। तो मैं आपको बताऊं, कहानी अंदर की और है, मैं एक दिन नहीं खोलना चाहता, मुझे पता कहानी क्या है। ठीक है, मैं आपको कह रहा हूँ बुज़दार भी जाएंगे और सरवर भी जाएंगे। ठीक है, नहीं आहिस्ता आहिस्ता आप एपिसोड्स जो है वो रिवील करेंगे। बस्ता साहब क्या कर रहे हैं आप? पहली बात तो खुशनूद अली खान साहब मेरे बड़े भाई और माशाल्लाह बहुत तजर्बाकार भी हैं। जा रहे हैं वैसे बहुत तजर्बा है उनका सहाफत में और बहुत माशाल्लाह उनकी इंफॉर्मेशन को और उनके तजर्बे को चैलेंज नहीं कर सकता। एग्री कर रहे हैं? नहीं, मैं चैलेंज नहीं कर सकता। उससे अगली बात में गुजारिश ये है, मेरी अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है, ना गवर्नर सरवर साहब जा रहे हैं और ना ही वज़ीर आला पंजाब जा रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि चीफ मिनिस्टर, आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब ओथ लिया था तो उन्होंने ये कहा था कि मैं 3 महीने बाद मिनिस्टर की परफॉर्मेंस देखूंगा और उसके बाद मामला जो परफॉर्म नहीं करेगा और उनको रीशफल भी करूंगा और कुछ को रेस्ट भी दिलाऊंगा। उन्होंने तो बल्कि 3 महीने से आगे वो चले गए, पूरे 8 महीने गुजर गए और उसके बाद उन्होंने मरकज़ में फैसले लिए हैं, कुछ आपको पता है। और इसी तरह सूबे में उन्होंने चीफ मिनिस्टर को कहा है कि आप परफॉर्मेंस एवेल्युएट करें मिनिस्टर्स की और मुझे उसकी रिपोर्ट सबमिट करें। और अपना भी उनका एक पार्टी के अंदर एक उन्होंने यूनिट बनाया हुआ है जो मिनिस्टर्स की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट कर रहा है और उनकी परफॉर्मेंस प्राइम मिनिस्टर साहब को जा रही है। अब मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि जून से पहले कुछ मिनिस्टर्स वो तो कोई रिशफल भी हो सकते हैं, 1-2 को रेस्ट भी कराया जा सकता है, लेकिन जहां तक चीफ मिनिस्टर की तब्दीली और गवर्नर साहब की तब्दीली है, अभी ये ना कोई बात है। वैसे तो सियासत में कोई बात भी नामुमकिन नहीं है, हर चीज़ मुमकिन होती है, लेकिन एट दी मोमेंट, आज के दिन तक, आज ही घड़ी तक जो इन्फॉर्मेशन खुशनूद साहब की है, पहले कह रहे थे असद उमर नहीं जा रहे हैं और चले गए, मैं कह रहा था सर मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा, आपकी इन्फॉर्मेशन को भी चैलेंज नहीं कर रहा, आपके तजर्बे को भी चैलेंज नहीं कर रहा और आपकी बात को मैं तो बड़ी माजरत के साथ सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, मेरी अपनी इतला के मुताबिक
जो पार्टी मीटिंग्स हुई हैं, मैं भी 2 दिन पहले चीफ मिनिस्टर साहब से मिला हूँ, गवर्नर साहब से मेरी मुलाकात हुई और बाकी भी पार्टी के अंदर भी हुई है, पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग भी हुई है। तो एट द मोमेंट ऐसी बात जो हो रही है और स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा चल रही है, अभी बात चौधरी निसार साहब वाली चल पड़ी, उसके ऊपर मैं थोड़ा इनटेक दे दूं। देखिए चौधरी निसार साहब अभी तो इंडिपेंडेंट हैं, अब देखना यह है कि वो मुस्लिम लीग नून का फैसला करते हैं या तहरीक इंसाफ का करते हैं। अगर तहरीक इंसाफ का फैसला करते हैं तो वो भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा होंगे। कल फर्ज करें, जो आज के दिन तक की बातें नहीं हो रही, कल किसी मोमेंट पे प्राइम मिनिस्टर ये फैसला करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर का फैसला होगा, जो क्योंकि वो टीम के कैप्टन हैं, वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं। तो सर फिर ये बात ठीक हुई ना कि निसार बनेंगे, उम्मीदवार आपके होंगे? नहीं सर, नहीं, मैं फिर कह रहा हूं सर, मैं अभी तक आज के दिन तक चौधरी निसार अली खान साहब की भी ऐसी कोई बात मंजर आम पर नहीं आई है, स्पेकुलेशन जरूर चल रही हैं। कल जो गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसका ऐलान भी कर चुके हैं वो, अब देखना ये है कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या बताते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सूबा पंजाब को चलना चाहिए, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, गवर्नेंस इसकी ठीक होनी चाहिए, वरना अवाम ने आपको एतमाद का वोट दिया, कहीं वो वोट आपका खतरे में ना पड़ जाए। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस तरह दुनिया का नक्शा बदला है। वेलकम बैक। एक अहम इशू के बच्चों के मुस्तकबिल से किस तरह खेला जा रहा है। सिंध में नकल माफिया जो है वो बेलगाम है। अब इसमें इंटर बोर्ड इंतजामिया बेबस है या साथ मिली हुई है, इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे कंट्रोलर बोर्ड अजीम सिद्दीकी साहब और हमारे नुमाइंदे सज्जाद अली साहब भी हमारे साथ कराची स्टूडियो से मौजूद होंगे। अजीम सिद्दीकी साहब, आपकी जानिब भी मैं आऊंगी, पहले सज्जाद से बात करूं। सज्जाद, ये नकल माफिया जो है रोज सामने आता है, पर्चे आउट हो रहे हैं और व्हाट्सएप पर आउट हो जाते हैं, सोशल मीडिया पर आउट हो जाते हैं, नकल करवाई जा रही है खुलेआम। और उसके बाद अब ये जो वीडियोज आई हैं, हकायक क्या है? क्या वाकई बोर्ड इंतजामिया जो है वो मिली हुई है? जी बिल्कुल, देखें ये तकरीबन हर आज 8वां रोज़ था इम्तिहानात का और इसी तरीके से जो है वो पेपर्स लीक होते हैं। 40 मिनट पहले, आधा घंटा पहले जो है वो पेपर्स सोशल मीडिया और जो है वो दूसरे सोशल नेटवर्क्स पर जो है वो वायरल हो जाते हैं, जीनत बन जाते हैं, सोशल मीडिया की जीनत बन जाते हैं। इस हवाले से जो कि चेयरमैन इंटर बोर्ड हैं प्रोफेसर इनाम अहमद, वो बिल्कुल भी जो है वो नाकाम हो चुके हैं। इन पेपर्स को लीक जो है वो किस तरीके से हो जाते हैं उनको बात समझ नहीं आती, क्योंकि एक दफ़ा की नहीं बल्कि 8वें रोज़ से लगातार इसी तरीके से ये पेपर्स लीक हो रहे हैं। उसके अलावा जो है वो चीटर्स ग्रुप व्हाट्सएप पर जो ग्रुप बने हुए हैं वहाँ से जो है वो पेपर्स लीक हो जाते हैं। और अब तक जो है वो बोर्ड इंतज़ामिया ने इस हवाले से ना तो किसी मुतालिका इदारे को लिखा है कि ये जो ग्रुप्स हैं इनको जो है वो ख़त्म किया जाए ताकि जो है वो इम्तिहानात को मज़ीद जो है वो शफा बनाया जा सके। इस हवाले से वीडियो भी वायरल हुई है नाज़िम इम्तिहानात की, अजीम सिद्दीकी साहब है, उनकी एक वीडियो वायरल हुई है, ऑडियो भी है, वो भी जो है वो वायरल हुई है। इस हवाले से यही बताया जा रहा था कि ये जो वीडियो है वो किसी माफिया ने जो है वो लीक की है। माफिया के साथ जो है वो अजीम सिद्दीकी साहब जो है वो बात कर रहे हैं। ठीक है, पूछ लेते हैं अजीम सिद्दीकी साहब से। इस हवाले से आज ठीक है सज्जाद हमारे साथ ही रहेगा। अजीम सिद्दीकी साहब, ये क्या मामला है? क्या इस वीडियो के अंदर वाकई आप हैं? और जिस तरह ये वीडियो हमें समझा रही है कि आप मिले हुए हैं माफिया के साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई माफिया के साथ नहीं मिला हुआ हूँ। जब मैंने अपनी मदद के लिए मुख्तलिफ इदारों को पुकारा तो कोई मेरी मदद को आया नहीं। अच्छा, ठीक है। तो फिर जाहिर है जब थ्रेट मेरी फैमिली को आया तो मैं आगे बढ़ा और जो है जब मैंने इनसे बातचीत शुरू की इन लोगों से तो फिर मुझे वो पॉइंट्स मिले कि जिनको मुझे रोकना है। लिहाजा जो सेंटर्स मेरे सामने रखे गए वो मैंने सिरे से बनाए ही नहीं। देखिए, करप्शन और इन्वॉल्वमेंट तब होती है कि जब मैं वो सेंटर्स बना देता उनके कहे हुए, तब मेरी इन्वॉल्वमेंट होती। जब मैंने वो सेंटर्स बनाए ही नहीं तो मेरी इन्वॉल्वमेंट कहाँ से हो गई? तो अजीम साहब, आप इस माफिया के साथ मिलकर अफाम तफहीम से इस मसले का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे थे उस वक्त? जी नहीं, ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। देखिए, जब इंसान को उसकी फैमिली को थ्रेट आता है और ऊपर से मदद नहीं आती तो फिर इंसान को दूसरे को भी ठंडा करना पड़ता है। और आपने इसे ऑन रिकॉर्ड, ये एक रास्ता होता है निकलने का, सेफ साइड लेने का। ठीक है, और ये कंप्लेंट्स आपने पुलिस? जी हाँ, मैंने डीजी रेंजर्स को खत लिखा था 16 तारीख को। मैंने 16 तारीख को डीजी रेंजर्स को खत लिखा था। मैंने तकरीबन 9 अप्रैल को मैंने एक FIR भी लॉन्च कराई थी इस एजेंट माफिया के खिलाफ, जिसने मुझे दफ्तर में आके मेरे थ्रेट दी थी। वो FIR कॉपी मेरे पास रखी हुई है। नकल जो इतने अरूज पर है और बच्चों का मुस्तकबिल जो दाव पर लगा हुआ है, इसका हल क्या है अब? और क्या आप अपने ओहदे पर इतने इल्जामात के बाद रहेंगे?
देखिए, अगर मुझे सीएम साहब हटाना चाहें तो बेशक हटा दें, ठीक है। और सुनने में है कि शायद मुझे चेयरमैन साहब ने हटा दिया है, अच्छा। तो मुझे कोई इशू नहीं है और मैं इंशाल्लाह अपनी सफाई भी पेश करूँ।